कमीशन रिपोर्ट जो है वो हकाइक पर मबनी है। आपको बताएं कि आज दो अहम जो इजलास है वो होने जा रहे हैं, एक सेनेट में जो कि दोपहर 2 बजे होगा और चेयरमैन सेनेट मियां रजा रब्बानी की ज़ेर सदारत इजलास होगा, जबकि आपको बताएं कि सेनेट में आज प्राइवेट मेंबर डे भी होगा जिसमें अपोजिशन अरकान की तरफ से बिल पेश किया जाएगा। जबकि दूसरी जानिब अगर कौमी असम्बली की बात करें तो इसमें जो इजलास है वो स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादी की ज़ेर सदारत होगा 4 बजे। और देखना है कि आज नया क्या होने जा रहा है। बिल्कुल नया क्या होने जा रहा है, क्योंकि जब से कमीशन की रिपोर्ट आई है उसके बाद से पॉलिटिकल जो है हलचल हो रही है। अच्छा, एक और खबर शेयर करना चाहूंगी, है तो अफसोसनाक लेकिन कुछ लोगों ने इसको इंटरेस्टिंग भी बना लिया है और ये डॉन में ही है। PIA ऑन अ विंग एंड अ प्रेयर, यानी रावलपिंडी in an effort to seek divine the intervention to keep a flight safe and secure, staff of the Pakistan International Airlines sacrificed a black goat for sadqa near an ATR 42 aircraft after it was given clearance for takeoff from the Benazir Bhutto International Airport on Sunday। तो अब ये नौबत आ गई है कि जब PIA की कोई एयरलाइन टेक ऑफ करने लगती है और स्पेशली ATR, तो एक सदका दिया जाता है और कुछ जरा ऐसे ये भी कहा जा रहा है कि चेयरमैन की तरफ से हिदायत है कि बकरा सदका किया जाए। हाँ, लेकिन ये अच्छी बात है सदका देना, लेकिन ये है कि अब आप देखें कि ये जो है प्लेन्स अब एक बकरे के सहारे एयरलाइन है जिसमें मजीद दीगर जो एयरलाइंस थी उनको पता है कि एयरलाइंस कैसे चलती हैं, बाकमाल लोग, लाजवाब सर्विस, अब सदके भी देने लगे। खैर, अच्छा जनाब, मेरे पास नेक्स्ट खबर है वो बिजनेस रिकॉर्डर में एक बहुत बड़ी सी पिक्चर इस वक्त लगी हुई है कमर जावेद बाजवा की और उनकी मुलाकात हुई है। जनाब आपको बताते चले कि जिन्होंने सऊदी अरब का दौरा किया था, शाह सलमान से उनकी मुलाकात हुई है और इस मुलाकात में पाक फौज के सरबराह कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे, हम नए अज़्म के साथ काम करने और मिलकर काम करने पर भी इत्तफाक किया गया है, जबकि दिफाई सतह पर ताउन बढ़ाने पर भी जोर दिया है और सऊदी हुकूमत को मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम करने के हवाले से भी यकीन दहानी कराई गई है, जबकि हरिमैन शरीफैन के तहफ़्फ़ुज़ के अज़्म का भी आदा किया गया है। बिल्कुल। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर आप जो खबर पढ़ रही थी वो जंग की भी मेन लीड है, तो अब मैं इसको रिपीट नहीं करती हूँ, मैं दूसरी खबर पढ़ लेती हूँ क्योंकि हमारे पास जो है वो तमाम अखबारात में एक ही लीड होती है। तो अब मैं सोच रही हूँ कि मैं दूसरी वाली जो है वो खबर पढ़ देती हूँ। अफगान महाजरीन को पाकिस्तानी शहरियत देकर सरहद से अटक और मियाँ वाली तक नया सूबा बनाया जाए, ऐसा कहते हैं अचकजई। पाकिस्तान में लाखों पश्तून और अफगान आबाद हैं, हुकूमत इन्हें निकालने की तैयारी कर रही है मगर हम ऐसा नहीं होने देंगे, पाकिस्तान की शहरियत इन लोगों का हक है। सरबरा पख्तूनख्वा मैप, आप देखें कि ये पार्लियामेंट के अरकान और वज़रा समेत आधे पाकिस्तानियों ने दोहरी शरीयत हासिल कर रखी है, ऐसा कहते हैं। तो फिर अफगान महाजरीन को पाकिस्तानी शहरियत क्यों नहीं दी जा सकती, इस्लामाबाद में खिताब किया गया है। और अगर दूसरी खबर मैं यहाँ पर शेयर करना चाहूँ, जो ताज़ा तरीन खबर भी कह सकते हैं, आपके कौमी मालियाती कमीशन का इजलास आज होगा और वजीर खजाना इसाक डार इसकी सदारत कर रहे हैं। जबकि अगर नेशनल एक्शन प्लान की बात की जाए, जिसके हवाले से कोयटा कमीशन के बाद जो है काफी खबरें गर्दिश करी थी, उस पे फारूक सत्तार का बयान है कि नेशनल एक्शन प्लान पर सही तरीके से अमल दरामद नहीं किया गया है। और एक और खबर यहाँ पर जो मेन खबर है वो ये प्रेसिडेंट जरदारी की है और जनरल कमर जावेद बाजवा के हवाले से जो उन्होंने सऊदी क़यादत से मुलाकात की है। इसके अलावा जॉन कैरी ने भी जो है सऊदी क़यादत से मुलाकात की, अपने हम मनसब जो है आदिल अल जुबैर, उनसे जॉन कैरी ने भी मुलाकात की है। अच्छा, और यहाँ पर एक और खबर मैं शेयर करती चलूँ इस सऊदी क़यादत के, सऊदी और जॉन कैरी मुलाकात के हवाले से कि सऊदी अरब को असले की फरोख्त में कमी नहीं की जाएगी, ऐसा कहते हैं जॉन कैरी। अच्छा जनाब, लास्ट खबर आपके साथ शेयर कर देते हैं। जुसारत की एक सबसे बड़ी और ऊपर हेडलाइन भी दी हुई है कि जी जो वजीर दाखिला है असदुज़्ज़मा, बांग्लादेशी वजीर दाखिला जो है, उन्होंने भारतीय अखबार को इंटरव्यू दिया और उनका कहना है कि दहशतगर्दी की हिमायत पर पाकिस्तान को तनहा कर दिया जाए और भारत और बांग्लादेश में होने वाले हमलों की जड़ें पाकिस्तान में है। दहशतगर्दों को पनाह देने वाले मुल्क की मजम्मत और हौसला शिकनी के लिए सब कुछ करना होगा। कैसी बात है कि बांग्लादेशी वजीर दाखिला इस तरह के बयान दे रहे हैं और पाकिस्तान को जो है वो, जैसे कि हम पहले भी बोल रहे थे कि आइसोलेशन का शिकार किया जा रहा है, इस हवाले से मुझे तो ऐसा लगता है तमाम ताकतें जो है ना वो मिल गई हैं। एक तरफ हम अफगानिस्तान देखते हैं, एक तरफ हम भारत देखते हैं और अब हम बांग्लादेश की तरफ से भी ये बयान देख रहे हैं, तो बड़ी अफसोसनाक बात है। बिल्कुल, लेकिन फिर भी पाकिस्तान का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता क्योंकि हमारे जैसे पेट्रियोटिक पाकिस्तानी और पाक फौज हमारे साथ है। आगे बढ़ते हैं और मुख्तलिफ शहरों का हाल जानते हैं और जानते हैं कि कराची में आज से इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज हो रहा है। मजीद तफसीलात से आगाह करेंगे इस हवाले से आज न्यूज के नुमाइंदे कफील अहमद। कफील अहमद, इस बार मुहिम में कितने बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे?
देखिए, आपको बताएं कि आज से कराची में जो है वो 6 रोज़ा पोलियो मुहिम का आगाज़ हुआ जा रहा है, जिसमें जो है वो 22 लाख बच्चों का हदफ मुकर्रर किया गया है। इसमें मजमूई तौर पर 5000 से ज़्यादा जो है वो पोलियो वर्कर जो है इसमें शिरकत करेंगे, जो कि तमाम पूरे शहर के अंदर जो है वो पोलियो कतरे पिलाएंगे। इसके अलावा 6000 से ज़्यादा जो है वो सिक्योरिटी एहलकार, जिसमें रेंजर्स और पुलिस शामिल होगी, वो तमाम सिक्योरिटी के फ़राइज़ को अंजाम देंगे। मैं आपको बताऊं कि जो अगर रवां साल की बात की जाए तो तकरीबन जो है वो 8 केसेस जो है वो सिंध के अंदर सामने आ चुके हैं पोलियो के, जिसमें एक केस जो है वो कराची से सामने आया था। इससे कबल जो अपना हालात पैदा हुए थे जो कि पोलियो वर्कर्स के हवाले से, उसकी सिक्योरिटी को अपना खासा मौसर बनाया गया है और रेंजर्स को और खुशी तौर पर जो है वो स्पेशल कमांडोज जो है वो इसमें शामिल होंगे मैं तमाम मुहिम के दौरान। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। अब दूसरी जानिब हम रुक करते हैं। आज इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज हो रहा है, मजीद जानते हैं हुमा भट्ट से। जी हुमा भट्ट, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज पंजाब भर में इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज़ किया गया है और इस मुहिम के दौरान 1,84,00,000 से ज़ायद जो कि 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनको पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। और इसके साथ साथ जो महकमा सेहत की तरफ से टीमें तश्कील दी गई हैं उनकी तादाद है 44,600 और जो कि टोटल टीमें हैं, लेकिन इसके अलावा जो फिक्स टीम है, मोबाइल टीम है और इसके अलावा मजीद टीम्स जो हैं जो कि इस वक्त अपना काम जो है सरंजाम दे रही हैं, फ़राइज़ सरंजाम दे रही हैं। और 8 बजे के करीब ये तमाम टीमें जो हैं वो अपने घरों से निकल चुकी हैं, अपने जो स्टेशन हैं वहाँ से निकल कर तो घर घर जाकर पोलियो की मुहिम जो है उसका आगाज़ कर दिया गया है। और अब इसके साथ साथ जो सरकारी हस्पताल हैं वहाँ पर भी एक काउंटर तरतीब दे दिया गया है, जहाँ पर जो भी आएगा और उसे पोलियो के जो भी बच्चे हैं वो आकर और वालिदैन वहाँ पर पहुँच कर अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिला सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक अहम चीज़ जो बड़ी डेवलपमेंट है वो ये भी है कि क्योंकि YDA ने एहतजाज ख़त्म कर दिया है और आज तमाम हॉस्पिटल में OPD सर्विस जो है वो भी बहाल कर दी गई है। इस तरह आज महकमा सेहत की तरफ से एक बड़ी खुशाइंद सी खबर है कि दोनों काम जो है वो खुशउस्लूबी से आज सरंजाम दे दिए जाएंगे और डॉक्टर्स भी मिल जाएंगे, दस्तयाब होंगे वालिदैन को और तमाम मरीजों को। और जो पोलियो मुहिम है वो भी अपने जो रवा है अपने काम को सरंजाम देगी। और ये ठीक है, हुमा भट्ट लाहौर से अपडेट करेंगे। और बड़ी अच्छी खबर इन्होंने सुनाई कि YDA ने जो कर रहे थे वो खत्म कर दिया है, तो डॉक्टर्स भी अवेलेबल होंगे और पोलियो मुहिम भी स्टार्ट हो गई है, तो दिस इज वेरी गुड थिंग फॉर लाहौर। और आगे बढ़ते हैं, इस्लामाबाद का रुख कर लेते हैं। 2 दिन के वक्फे के बाद कौमी असम्बली का इजलास आज फिर से होगा। क्या गर्मा गर्म बहस होगी? हमारे साथ मौजूद है इस्लामाबाद से आशरी, उसके नुमाइंदे आसिफ नवीद। जी आसिफ, क्या तफसीलात हैं? देखिए, पनामा का हंगामा भरपूर अंदाज में अब पार्लियामेंट में भी ज़ेरे बहस आ चुका है। उससे पहले हमने देखा कि एहतजाजों में, जलसा जुलूसों में बात होती थी। अब भरपूर अंदाज में कौमी असम्बली इजलास में आज भी इसी पर सबसे ज़्यादा बहस होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले ही कह चुकी है कि जब तक पनामा का हवाले से वज़ीर-ए-आज़म अपनी वजाहत पेश नहीं करते उस वक्त तक इस इजलास की उस तरह वक़्त नहीं होगी। और उन्होंने साथ ही साथ वज़ीर-ए-आज़म पेशकश की है कि अगर वज़ीर-ए-आज़म इस हवाले से वजाहत पेश करने आज पार्लियामेंट के इजलास में आते हैं तो इमरान खान भी फटाफट भागते हुए बटाला से यहाँ पहुँच जाएंगे। लेकिन एक अच्छा साइन है कि इमरान खान ने भी पार्लियामेंट इजलास में शिरकत का अंदिया दे दिया है, लेकिन साथ ही साथ वज़ीर-ए-आज़म की शिरकत की भी उनको दावत दी कि वो भी आए। तो लिहाजा आज सबसे ज़्यादा इसी पर बातचीत होगी। इस हवाले से अपोजिशन जमातों, जो दूसरी बड़ी जमात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो भी इस हवाले से आज उनका भी मुशावरती इजलास होंगे और वो भी अपना लाए अमल देंगे। और उसके साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो अपने 4 मुतालबात हुकूमत के आगे रखे हैं, उस हवाले से फैसला कर लिया गया है कि हुकूमत को सख्त टफ टाइम दिया जाएगा। ना सिर्फ कौमी असम्बली बल्कि सेनेट में भी इस हवाले से भरपूर अंदाज में जो है मौक़िफ़ रखा जाएगा। और साथ ही साथ अगर जो तहरीक इंसाफ ने भी वज़ाहत की है कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस हवाले से कोई एहतजाज को आगे बढ़ाती है और एहतजाज की कॉल देती है तो तहरीक इंसाफ उनका बहुत शुक्रिया नवीद, आप हमें अपडेट कर रहे थे। इस्लामाबाद 2 अहम आज इजलास होने जा रहे हैं, इस हवाले से मजीद भी आगे चल के एडिटोरियल्स में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पर मजीद कुछ न्यूज स्टोरीज भी आपको बताते चलते हैं। और सबसे पहले आपको बताएंगे कराची के बारे में। कराची में 12वें आलमी कुतुब मेले का आज आखिरी दिन है। इतवार को छुट्टी के बाद शहरियों ने बड़ी तादाद में कुतुब मेले में नुमाइश में तुर्की और भारत समेत बैनुल-अक़वामी पब्लिशर्स ने भी स्टॉल्स लगाए। बच्चों और तलबा की दिलचस्पी के लिए कहानियां, कलरिंग बुक, पजल गेम्स और स्टेशनरी भी नुमाइश में मौजूद हैं। और हम भी गए थे इस बुक फेयर में, जिसके बारे में हम आने वाली एपिसोड में बताएंगे सबको। बिल्कुल।
खबर देंगे आपको इस्लामाबाद से। इस्लामाबाद में कौमी महारत मुकाबले के नाम से मेला सजाया गया। नुमाइश में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फन मुस्तफरी, दस्तकारी, जदीद आलात की इजाद, ज्वेलरी, बनाव सिंगार और आराइश में महारत का शानदार मुजाहरा किया गया। माजूरी का शिकार खुसूसी बच्चों का हुनर भी नुमाया रहा। मुकाबले के इख्तिताम पर नौजवानों में इनामात भी तकसीम किए गए। और लाहौर की बात कर लेते हैं, जहां अदाकारा उर्वा और गुलकार फरहान सईद की दावत वलीमा का इनेकाद किया गया, जिसमें शोबिस से ताल्लुक रखने वाले अफराद और नौ बेहाता जोड़े के रिश्तेदारों ने शिरकत की। दोनों ने अपने चाहने वालों से नेक तमन्नाओं के इजहार पर शुक्रिया अदा किया। दावत वलीमा में शिरकत करने वालों ने दोनों के लिए जिंदगी के नए सफर का आगाज करने पर नेक तमन्नाओं का इजहार किया। हमारी तरफ से भी गुड मॉर्निंग आज की तरफ से भी उर्वा और फरहान को कहेंगे बेस्ट विशेस। एक बड़ी ही जबरदस्ती शादी, मुझे तो वैसे लगता था इनकी शादी काफी देर पहले हो गई थी। मुझे भी ऐसे लगता था, ऐसे क्यों लगता था? बहुत से ऐसे लोग जो थे मुझे बता रहे थे, कहते थे हमें तो लगता था इनकी शादी पहले हो चुकी है, पर अब हुई है शादी। मेरे ख्याल है अफवाहें बहुत पहले से गर्दिश कर रही हैं। बिल्कुल, रूमर्स पे नहीं जाना चाहिए, है ना? बिल्कुल। अच्छा, बुक फेयर की हम लोग बात कर रहे थे, तो जब मैं बता रही थी आपको कि आने वाले एपिसोड में बताएंगे, तो प्रोड्यूसर की आवाज आई कि नहीं जी आज ही हम आपको बताएंगे बुक फेयर के बारे में। तो बिल्कुल आज ही बताएंगे। तो गुड मॉर्निंग आज में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, जिसके बाद शामिल करेंगे खाना बनाने का झटपट तरीका रैपिड रेसिपी में। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग। और यहाँ पर तमाम क्रिकेट शायकीन के लिए अच्छी खबर ये है, आपको बताएं कि पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान ब्रिस्बेन में टेस्ट मैच इस वक्त जारी है और पाकिस्तान को जीत के लिए तकरीबन 65 रन दरकार हैं, जबकि असद शफीक जो है वो इस वक्त क्रीज पर मौजूद हैं। गुड मॉर्निंग आज की टीम पाकिस्तान के लिए दुआ गो है और हमारी जानिब से टीम पाकिस्तान के लिए बेस्ट विशेस भी कह रही है। और कल जो असद शफीक छा गए, क्या जबरदस्त सेंचुरी की है, क्या सेंचुरी की है। मैं तो मतलब फैन हो गई असद शफीक की। पाकिस्तान में इतना टैलेंट है, इसीलिए तो कहते हैं पाकिस्तानी टीम जो है एक अनप्रेडिक्टेबल टीम है, कभी भी कुछ भी कहीं भी कर सकती है। वाकई ही में है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान कभी भी टेस्ट मैच नहीं जीता है और अब हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान जीत के बिल्कुल करीब है। तकरीबन 490 का जो हदफ है वो दिया गया था ऑस्ट्रेलिया की जानिब से और पाकिस्तान इस वक्त 423 रन बना चुका है। तो वी विश आवर टीम ऑल द बेस्ट और उम्मीद करते हैं कि आज पाकिस्तान जो है ये हिस्ट्री और ये रिकॉर्ड तोड़ के दिखाएगा, क्योंकि कल तो गैरी सोबर जो थे उनका रिकॉर्ड तो असद शफीक ने तोड़ दिया। बिल्कुल। चले कल की आप बात करें तो कल एक और अहम डेवलपमेंट भी हुई, जहां पर पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की 23 दिसंबर को वतन वापसी का ऐलान भी कर दिया है। और उनका कहना है कि आसिफ जरदारी की वतन वापसी को किसी शहजादे की मुदाखलत या बैकडोर डिप्लोमेसी से ना छोड़ा जाए। बिलावल भुट्टो जरदारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आसिफ अली जरदारी की वापसी के हवाले से गैर यकीनी सूरत हाल खत्म हो गई। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी 23 दिसंबर को वापस वतन पहुंच रहे हैं। बिलावल भुट्टो ने उनके इस्तकबाल के लिए भरपूर तैयारियों की हिदायत की है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि आसिफ अली जरदारी की वतन वापसी बैकडोर डिप्लोमेसी या किसी शहजादी की मुदाखलत का नतीजा नहीं बल्कि पार्टी का फैसला है। आसिफ अली जरदारी वतन वापसी पर पनामा पेपर्स से मुतालिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ के खिलाफ अपोजिशन के साथ मिलकर फैसला कुन तहरीक चलाएंगे। बिलावल भुट्टो की प्रेस कॉन्फ्रेंस के कबल बिलावल हाउस में इजलास हुआ। आसिफ अली जरदारी की वापसी और 27 दिसंबर को मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की बरसी के इंतजामात का जायजा लिया गया। चलिए जनाब, कल की अहम खबर तो आपने जानी, अब देख लेते हैं कि अखबारात के एडिटोरियल में कॉलमिस्ट क्या लिख रहे हैं। इस पर भी नजर डालने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद है नफीस नईम साहब, सीनियर जर्नलिस्ट। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गुड मॉर्निंग। कैसे हैं नफीस भाई? बिल्कुल ठीक ठाक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग सुनाएं? बिल्कुल ठीक ठाक। नफीस भाई, इदारिये क्या लिख रहे हैं कमीशन रिपोर्ट पे? सबा इदारियों पर तो मैं आता हूँ। अभी जो आपने आसिफ जरदारी साहब की आमद की इतला दी है मैं उसको थोड़ा सा डिस्कस करना चाह रहा था कि वो असल में कुछ आर्टिकल्स भी आए हैं इस हवाले से। इदारिये तो नहीं है क्योंकि अभी कल ही तो उनकी अनाउंसमेंट हुई है कि 23 तारीख को वो उनकी आमद हो रही है। तो ये ज़्यादातर आर्टिकल्स में ये कहा गया है कि आसिफ जरदारी की जो आमद है वो एक बहुत बड़ा यानी कि पॉलिटिकल जो है समझ लें कि एक हलचल मचा देगी। और क्योंकि अब जो है कबलस वक्त जो है इंतखाबात की तैयारियां कर रही हैं तमाम जमातें, और क्योंकि बिलावल भुट्टो भी ये प्रेडिक्ट कर चुके हैं कि 2018 से पहले ही इलेक्शन हो जाए। और इस हवाले से कुछ आर्टिकल्स में ये भी आया कि अक्टूबर 2017 में हो सकता है कि कबलस वक्त इंतखाबात हो जाएं, क्योंकि तमाम जमातें जोर लगा रही हैं कि किसी तरीके से ये
एक खास एक बड़ी ताकत जो है यानी कि अपोजिशन की सूरत में गवर्नमेंट के खिलाफ हो जाए। इसी हवाले से आप देख रहे हैं कि पुराने जो रकीब हैं पीपल्स पार्टी और पीटीआई वो करीब आते जा रहे हैं। और वो कल तो उन्होंने भी कहा कि शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि मैं अपोजिशन लीडर से मिलूंगा, तो हसन से मिलूंगा। इससे पहले दूसरी आज शायद जो है असेंबली में हम देखें एक धूम धड़का सेनेट में बिल भी पेश किया जा रहा है इस वक्त हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए। दोनों जो चुनावी चेंज हो रहा है, एक बड़ा पॉलिटिकल जो सियासी हलचल जो होगी मुल्क में, वो आसिफ जरदारी के आने के बाद कुछ ज्यादा ही तवक्को की जा रही है, क्योंकि पीपल्स पार्टी फोर्स कर रही है कि भाई वो 27 दिसंबर तक जो है वो उनके 5 मुतालबात जो हैं वो पूरे हो जाएं। चलें नफीस नईम साहब, ये तो जो कुछ है वो पता चल जाएगा। आज भी एक अहम इजलास होने जा रहा है कौमी असम्बली में। अच्छा, पिछले दिनों देख रहे थे कि चौधरी निसार का बड़ा जबरदस्त रद्द-ए-अमल आया है, जिसके ऊपर तमाम तो तज्जियाकार हैं, उन्होंने लिख दिया जो लिखना था। उन्होंने क्या लिखा है? लगता है ना हमने नाश्ते में सारे अखबार पढ़े हैं। आज ही सारे अखबार मेरे पास थे। कमीशन रिपोर्ट गौर से पढ़िए। बिल्कुल सही कह रही हैं। असल में चौधरी निसार की जो बड़ी फायरी स्पीच थी, जो टायरेड अगेंस्ट गवर्नमेंट, सॉरी गवर्नमेंट अगेंस्ट द जुडिशियल रिपोर्ट, तो उसमें हमारे में जंग ने भी एक एडिटोरियल लिखा है कि चौधरी निसार का रद्द-ए-अमल। मैं जसारत के भी एडिटोरियल को डिस्कस करूंगा, लेकिन इस हवाले से इन्होंने जो जस्टिस काजी फायज ईसा की एक रुकनी जो जुडिशियल कमीशन था इसकी रिपोर्ट पर, वो ये कहते हैं कि इन्होंने कुछ ज़ाती तौर पर जो है वो उन्हें क्रिटिसाइज़ किया गया है। चौधरी निसार का ये मौक़िफ़ है जो उन्होंने तकरीर की अपनी आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उन्होंने कहा कि इमरान खान, एडिटोरियल कहता है कि उन्होंने इमरान खान और पीपल्स पार्टी को मनाजरे का चैलेंज दे दिया है। लेकिन जंग ने एक थोड़ा सा स्टैंस ये रखा है कि भाई चौधरी निसार, क्योंकि आप इल्ज़ामात अगर हैं तो उन्हें अपना मौक़िफ़ पेश करने दिया जाए। पीपल्स पार्टी का तो जो है ना वो उनका मौका हाथ आ गया है उनको, क्योंकि वो तो पहले ही पीपल्स पार्टी, आपको पता है कि बिलावल भुट्टो भी और पीपल्स पार्टी के दूसरे स्टॉलवर्ड्स है वो भी चौधरी निसार के इस्तीफे का मुतालबा करते आए हैं, और ये तो उनके लिए एक पहले ही चौधरी निसार पे तनकीद कर रहे थे कि सियासी कैदी बनाया उन्होंने डॉक्टर आसिम को, और उसके बाद तो फिर एक मौका सा मिल गया। तो ये जंग का ये कहना है कि भाई जमहूरियत में आप जब वो आज वो कह रहे थे कि मैं अपना असेंबली में तमाम मौक़िफ़ पेश करूंगा, तो लेट हिम से कि भाई उनका मौक़िफ़ क्या है आप पहले देख लें, उसके बाद आपने तमाम तोपों का रुख जो है उनकी तरफ कर दिया, ये दुरुस्त तरीका नहीं है। जमहूरियत में इस तरह के मौक़िफ़ को, दूसरे के मौक़िफ़ को सुना जाता है, इल्ज़ामात दर इल्ज़ामात नहीं लगाए जाते। ये जंग का है, उन्हें एक मौका देना चाहिए चौधरी निसार को। इसी हवाले से जसारत ने जो है वो उन्होंने ये कहा है जसारत के एडिटोरियल में, जिसका उन्वान है वजारत दाखिला ज़ाती नहीं होती, कि आप कमीशन ने रिपोर्ट में जो है वो आपकी कुछ कोताहियों को इंडिकेट किया है, कोताहियों की तरफ इशारा किया है, तो वो ज़ाती तौर पर कैसे हो गई? आप इसमें ये जो इनका आप उसका इल्ज़ाम आप जवाब दें कि जो कोताहियाँ हुई हैं ये अगर, और उन्होंने फिर 2 चीज़ें मेंशन की हैं कि आप अगर ये कहते हैं तो बज़ाहिर जो आपके हलीफ हैं मौलाना फजलुर रहमान, उन्होंने भी तो कहा था कि नेशनल एक्शन प्लान पर जो नतीजा है हमारा वो 0 है। बिल्कुल। तो क्या वो उन्होंने आप पर ज़ाती अटैक कर दिया? या फिर सेनेट के अंदर भी ये बाज़गश सुनाई दी कि जो इंसार दहशतगर्दी के जो कवानीन है वो आप सियासी कैदी जो कैदी हैं उनके खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं, तो क्या सेनेट भी आप पर ज़ाती हमले कर रही है? तो ऐसा नहीं होता, वजारत दाखिला ज़ाती नहीं होती, ये जसारत का एडिटोरियल। अच्छा नफीस नईम साहब, अब जो होने जा रहा है, मतलब आप देखें कि क्या होता है कि चौधरी निसार अपना मौक़िफ़ खुलकर बयान करेंगे। इससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने 5 नुकात थे, उन्होंने कहा कि जी मुझे 5 सवाल भेजे गए जिसके जवाबात उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी दिए। तो अगर फर्ज करें चौधरी निसार मुतमईन नहीं कर पाते तो बाकी जो अपोजिशन जमातें हैं उनका फिर क्या मजीद और स्ट्रॉन्ग रद्द-ए-अमल आएगा? देखिए सबा आज अपोजिशन जमातें क्योंकि मिल रही हैं, तहरीक इंसाफ की पूरी कोशिश है कि पीपल्स पार्टी समेत तमाम अपोजिशन जमातों को लेके आज असेंबली में गवर्नमेंट को टफ टाइम देना है, चौधरी निसार को खास तौर पर। आज हम देखेंगे, हो सकता है असेंबली में आज जो है वो बड़ा एक जिस तरह मछली बाजार बन गया तब लास्ट टाइम इस तरह हो, क्योंकि गर्मा गर्मी होगी। लेकिन असल चीज है कि हम रिपोर्ट को सिर्फ एक एंगल क्यों देख रहे हैं। रिपोर्ट में तो आप जस्टिस काजी फायज ईसा की क्रेडिबिलिटी पे किसी को शक नहीं होना चाहिए, और आप यकीन करें उन्होंने जो रिपोर्ट पेश की है, मैंने उसमें पढ़ा है 110 सफ़हात की वो रिपोर्ट है, और उन्होंने 56 दिन लगाए इसमें। हालांकि शुरू में कमीशन को 1 महीने का टाइम दिया था ये कंपाइल करने के लिए, लेकिन क्योंकि उन्होंने तकरीबन 45 अफराद की जो टेस्टिमनी ली है उसमें 40 का ताल्लुक बलूचिस्तान से, 5 इस्लामाबाद से, और उन्होंने संडे देखा ना हफ्ता देखा ना इतवार देखा, ये लगा। और आपको बताऊं मैं उस रिपोर्ट में कहा गया है कि 1 महीने पुलिस ने जो एक वकील को जो मर्डर हुआ था कासी साहब का, उनकी गाड़ी 1 महीने पुलिस ने अपने पास रखी,
और उस वक्त कोई फॉरेंसिक उसकी टेस्टिंग नहीं हुई, कोई एग्जाम नहीं किया गया उसको। और जब जस्टिस साहब गए वहाँ पर, उन्होंने जब कॉल किया गया पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी के डायरेक्टर जनरल को बुलाया गया, 1 महीने बाद उसके हेडसेट से जो गाड़ी की जो उसकी सीट थी वहाँ से 9 mm की बुलेट मिली है। तो वो क्यों नहीं मिला, वो पुलिस क्यों नहीं कर सकी? फिर तहकीकात हुई, उसके बाद फॉरेंसिक उन्होंने कहा कि कहीं भी किसी जगह पर भी फॉरेंसिक टेस्ट नहीं लिए गए। ठीक है, बहुत शुक्रिया नफीस नईम साहब। आप इदारों में क्या कुछ लिखा था इस हवाले से तो हमें आगाह कर रहे थे, आज के अखबारात में क्या था वो भी हमने आपको बताया, कल क्या खबर थी वो भी बताई। अब देख लेते हैं कि दुनिया भर में क्या चल रहा है। बिल्कुल, दुनिया भर के हवाले से आपको बताएंगे कि शाम के शहर हल्ब से बागियों के जेरे कब्जा इलाकों से बसों और एम्बुलेंसेस के जरिए शहरियों का इनखला दोबारा शुरू हो गया है। डालते हैं मजीद कुछ आलमी खबरों पर। उर्दन में दहशतगर्दों के हमले के नतीजे में कैनेडियन खातून सयाह और पुलिस एहलकारों समेत 10 अफराद और जबकि 29 जख्मी हो गए। हमलावरों ने पहले गश्त करते एहलकारों पर फायरिंग की और फिर पुलिस स्टेशन पर हमला कर दिया। हमले के वक्त इलाके में वाक़े कदीम किले में दर्जनों सयाह मौजूद थे। सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में 4 हमलावर मारे गए। और यमन के शहर अदन में खुदकुश हमले में 48 फौजी हलाक और 84 जख्मी हो गए। यमनी हुकाम के मुताबिक खुदकुश हमलावर ने जनूबी शहर अदन में फौजी अड्डे के करीब इलाके होर मकसर को निशाना बनाया, जहां सैकड़ों फौजी तनख्वाहें लेने के लिए कतार में मौजूद थे। हमने हुजूम के दरमियान खुद को धमाके से उड़ा लिया। लेबनान की बात कर लेते हैं, जहां के साबिक सदर रफीक अल हुरैरी के बेटे साद अल हुरैरी ने नई काबीना का ऐलान कर दिया है। सदारती इंतखाबात को 2 माह गुजरने के बाद नई काबीना का क़याम अमल में लाया गया है। काबीना के 30 अरकान में से 2 लिबनानी निजाद अमरीकी शहरी भी शामिल है। नई हुकूमत की तश्कील के दौरान गोरिल्ला ग्रुप, हिज़्ब समेत तमाम सियासी ग्रुपों के अरकान को शामिल किया गया है। चले जनाब, शो में आगे चलकर आज अपने टॉपिक के हवाले से बात करेंगे। आज हम बात करें क्लासिकल डांस कथक के हवाले से, लेकिन फिलहाल यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, जिसके बाद मिलेंगे मारूफ कथक डांसर शीमा किरमानी से। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग। आज जी हाँ, और गुड मॉर्निंग आज में अभी लेकर आएंगे आपके लिए मजे मजे की और चीजें और बातें, लेकिन पहले बात कर लेते हैं आज की तारीख की। तारीख क्यों अहम है भाई? आज का दिन भी इंतहाई अहम है, यानी आज के दिन 19 दिसंबर को 1932 में बीबीसी ने अपनी वर्ल्ड सर्विस का आगाज किया था। क्या बात है। आज के दिन यानी 19 दिसंबर को 1932 में बीबीसी ने अपनी वर्ल्ड सर्विस का आगाज किया था। 1932 में बीबीसी ने रेडियो पर एम्पायर सर्विस के नाम से वर्ल्ड सर्विस का आगाज किया। इब्तदाई तौर पर रेडियो पर शॉर्ट व्यू फ्रीक्वेंसी पर मौजूद ये ट्रांसमिशन सिर्फ अंग्रेजी जबान में थी। बरतानिया के किंग जॉर्ज V के क्रिसमस पैगाम के जरिए इस वर्ल्ड सर्विस का आगाज किया गया। कुछ ही साल में बीबीसी ने अरबी, जर्मन और यूरोप की दीगर जबानों में भी रेडियो सर्विस शुरू की। और जनाब, अब कुछ बात कर लेते हैं डांस की, यानी कथक डांस की। आपने कभी देखा है कथक डांस? मैंने देखा है, मुझे बड़ा अच्छा भी लगता है, क्योंकि सारा अगर आप उनके मूव्स को चेक करें तो आपको लगेगा कि ये बकायदा तौर पर कोई स्टोरी टेलिंग हो रही है। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि प्रॉपर कोई एक्सरसाइज है, किस तरीके से हाथ को लेके आना, फिर हाथ को लेके जाना है। देखिए अंदर से मूव्स भी निकल रही है। ओके जी, डांस की फील्ड में मुल्क का एक बड़ा नाम मैडम शीमा किरमानी डांस में, जिनका मुल्क में कोई सानी नहीं। गुड मॉर्निंग आज की टीम ने कथक डांसर शीमा किरमानी से मुलाकात की और उनसे उनके इस आर्ट से मुतालिक बातचीत की। आइए देखते हैं। ये
आर्ट्स का मकसद बरसगीर में हमेशा से ये रहा है कि इंसान को बेहतर इंसान बनाया जाए। और जब आप रक्स करते हैं, जब आप गाते हैं या सितार बजाते हैं या नाटक करते हैं, तो आप एक और जहनी सतह पे चले जाते हैं, और वो सतह आम जो मसाइल हैं दुनिया में, जो हमारे रोज़मर्रा के मसाइल हैं, उनसे हटा देता है इंसान को और एक खूबसूरत दुनिया बनाने की कोशिश करते हैं। और ये कि जब हम अपने अंदर प्यार बढ़ाते हैं तो फिर हम अपने गिर्द भी बढ़ा सकते हैं। मैंने जब शुरू किया था तो एक और ही तरह का पाकिस्तान था। मतलब मैं ये बात कर रही हूँ 1960 की दिहाई, तब मैंने डांस सीखना शुरू किया था। मेरे पेरेंट्स का ख्याल था कि सारे बच्चों को फ़नून लतीफ़ा, परफॉर्मिंग आर्ट्स के मुख्तलिफ चीज़ें सीखनी चाहिए। तो हमने क्लासिकल रक्स सीखा, क्लासिकल मौसीकी, वेस्टर्न, क्लासिकल मौसीकी, ईस्टर्न, पेंटिंग, स्कल्पचर, ये सारी चीज़ें बचपन में ही हम लोगों को इनका तजुर्बा दिया गया, इनकी तरफ एक्सपोजर दिया गया। क्योंकि वो जनरेशन ऐसा था जिसका ख्याल था कि जब तक बच्चों को ये सारे आर्ट्स नहीं सिखाए जाएं, तब तक वो उनकी तालीम कंप्लीट नहीं होती है। तो ये तालीम का एक हिस्सा समझाया जाता है, और यही बहुत खूबसूरत चीज़ थी जो मैं समझती हूँ अब तालीम में बिल्कुल नहीं रही। हमारे समाज में, हमारे माशरे में, हमारे मुल्क में ये आर्ट्स ख़त्म होते जा रहे हैं। काफ़ी मुश्किल वक्त देखा हमने, बहुत पाबंदियां देखी, ऑडिटोरियम्स बंद हो जाते थे, लोग बुरी नज़रों से देखते थे, वगैरह वगैरह। थ्रेट्स बहुत मिलते थे, डेथ थ्रेट्स मिलते थे कि हम बम फेंक देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। बहरहाल वो वक्त गुजर गया, मगर हम जैसे जुनूनी लोग जो हैं लगे रहते हैं और लगे रहेंगे, क्योंकि हम समझते हैं कि ये चीज़ें कभी ख़त्म नहीं होनी चाहिए और हो भी नहीं सकती। कितनी भी कोशिश करें, ये रक्स मौसीकी इंसान के अंदर है, और इसको आप जब तक इंसान जिंदा है जब तक ये रहेगा। जो इसकी खूबसूरती है वो आपको जिसे जो कहते हैं ना ट्रांसफॉर्म, तब्दील कर देती है, आपकी पूरी आपकी शनाख्त को तब्दील कर देती है। आज तक कभी पाकिस्तान की हुकूमत ने ना हमें एक्नॉलेज किया है, ना सपोर्ट किया है, ना कोई पहचान दी है, ना कुछ भी। तो मुझे तो पाकिस्तान की हुकूमत से कोई उम्मीद नहीं है, मगर जो उनकी ज़िम्मेदारी है वो मैं ज़रूर बयान कर सकती हूँ कि मैं समझती हूँ कि अगर कोई भी हुकूमत अपने मुल्क को बेहतर बनाना चाहती है, अपने मुल्क के जिसे कहते हैं डेवलपमेंट, जो कि लफ्ज़ आजकल हर तरफ इस्तेमाल होता है, डेवलपमेंट वाकई करना चाहती है, तो उसको आर्ट्स में पैसा लगाना पड़ता है, उसको कल्चर में पैसा लगाना पड़ता है। अगर वो वाकई चाहती है कि हमारा माशरा ये जो तशद्दुद है, जो एक्सट्रीमिज़म है, जो रिलीजियस फनाटिसिज्म है, ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी अगर ये हो पाकिस्तान में, तो मैं समझती हूँ माहौल बदल जाएगा। और जी देखिए, शीमा करमानी जो है वो भी शिकवा करती नजर आई गवर्नमेंट से कि गवर्नमेंट से शिकवा है, कभी सपोर्ट नहीं किया, कभी कुछ नहीं किया। अच्छा, पता है क्या, ये जो कथक डांस होता है ना, इसकी मुझे स्पेशल बात पता है क्या लगती है? मुझे ये डांस तो नहीं समझ में आता, और समहाउ मेरे ख्याल में जो लोग नहीं जानते उनको नहीं समझ में आता होगा। इस डांस की जो स्पेशल बात होती है, ये पूरा एक गेटअप होता है। आप देखें, कभी भी शीमा करमानी जो होती हैं, कभी वो फ्रॉक पहनी होती हैं, कभी उन्होंने बड़ा मखसूस किस्म का गेटअप किया होता है। तो इस गेटअप का क्या रोल होता है इस डांस में? जब शीमा करमानी हमारे शो पे आएंगी और आने वाली हैं तो फिर उनसे पूछेंगे, ठीक है? बिल्कुल जनाब, आज हमारे साथ गेस्ट भी यही होंगी, और जो बातें वो कर रही थी कि पाकिस्तान में इस तरह के आर्ट को बढ़ाने के लिए हुकूमती सतह पर भी कुछ स्टेप्स जो है वो लेने चाहिए। जबकि इसके बरक्स अगर हम बात करें भारत की, तो इंडिया में इस तरह के आर्ट्स को बहुत प्रमोट किया जाता है, और हमें हमारे लिए बड़ा फख्र है ये, क्योंकि ये वाहिद ऐसी इस वक्त हम देख रहे हैं कि कथक डांसर है जिन्होंने इस आर्ट को भी पाकिस्तान के अंदर जिंदा रखा हुआ है। तो जनाब, इनसे मजीद चल के आगे भी बातचीत की जाएगी, पर शो में यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, जिसके बाद मिलेंगे डांसर मोहसिन बाबर से। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग आज।
और जनाब हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है मुल्क में डांस के मुतालिक जानने माने जाने वाला एक बड़ा नाम शीमा किरमानी। वेलकम टू गुड मॉर्निंग। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? शुक्रिया। शीमा जी, बात हो रही है क्लासिकल डांसिंग के हवाले से और पाकिस्तान में सिवाय आपके मैंने तो किसी और का नाम नहीं सुना जो इस आर्ट को आगे लेकर चल रहे हैं जी। किस तरह से आपने स्टार्ट किया और पाकिस्तान में ये कब से आया, इस हवाले से बात करें। मैंने तो शुरू किया जब मेरी फैमिली कराची मूव हुई है, तो मैं कोई 14 साल की थी। उस वक्त यहाँ पे होते थे एक मिस्टर और मिसेस घनश्याम। अच्छा जी, उन्होंने यहाँ पे एक सेंटर खोला था, जो कि जब सोहरावर्दी साहब प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान के, तो उन्होंने घनश्याम साहब को इनवाइट किया था कि यहाँ आकर के शुरू करो एक सेंटर। तो इस तरह से यहाँ पे क्लासिकल डांस की शुरुआत हुई थी। वैसे देखा जाए तो मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान हमारा जो ये इलाका है, इसमें क्लासिकल डांस तो मोहनजोदड़ो के ज़माने से है। 2500 BC इंडस वैली सिविलाइजेशन के ज़माने से है, क्योंकि आप जो वहाँ से देखते हैं ना, जो एक्सकवेशंस में से जो चीज़ें निकली थी, जो स्टैचूज थे, जो सील्स थी, उनमें हर जगह ये दिखता है। तो एक एविडेंस है हमारे यहाँ कि ये चीज़ें इस सिविलाइजेशन में मौजूद थी। थिएटर था, नाटक था, मास्क हैं, एक्टर्स के मास्क हैं, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ढोल है, बांसुरी है, इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स उनकी सील्स वगैरह पे हैं। और डांसिंग फिगरीन तो आपको मालूम ही है कि जो मोहनजोदड़ो की फेमस गर्ल है डांसिंग फिगरीन का, तो उस तरह के पोस्चर्स में बहुत सारे स्टैचूज़ मिले। तो ये तो यकीन हो गया कि उस ज़माने में रक्स हुआ करता था। सारे परफॉर्मिंग आर्ट्स होते थे। योगा एक सील है जिसमें योगा में है। जी हाँ, तो बिकॉज योगा इज ऑल्सो पार्ट ऑफ डांस। डांस में एक डिसिप्लिन है ना, उसमें ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। और ये एक तरह से अगर आप देखें तो इट्स मदर ऑफ ऑल परफॉर्मिंग आर्ट्स, क्योंकि डांस में एक्टिंग भी ज़रूरी है, डांस में गाना भी ज़रूरी है, एक्सप्रेशन ज़रूरी है, मूवमेंट तो है ही है, म्यूज़िक तो है ही है। तो ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है जो कि वो उसमें नहीं आती है। सही। अच्छा शीमा जी, कितने लोग, अब अगर देखा जाए कथक की बात करें तो सिर्फ आप ही यहाँ पर सिखा रहे हैं या आप ही इस फन में हैं यहाँ पर, लेकिन कोई और हमें नहीं नज़र आता कि कथक से मुंसलिक हो, तो कितने लोग इसको सीखना चाहते हैं? आपके पास क्लासिकल डांस के लिए कितने लोग आते हैं कि नहीं हमें भी सीखना है? और फिर वो अगर सीखते हैं आपसे, क्योंकि मुझे पता है कि आपसे काफ़ी लोग सीखते भी हैं, तो फिर वो उस तरीके से प्रेजेंट क्यों नहीं करते पाकिस्तान को? एक तो दो बातें हैं। एक तो देखने में इंटरेस्ट, बहुत ऑडियंस तो बहुत बड़ा है हमारे यहाँ, मतलब देखने वाले आम जो लोग हैं ना, जो देखना चाहते हैं क्लासिकल डांस, वो बहुत हैं। अरे मैं समझती हूँ सब लोग देखना चाहते हैं। सीखने की जो बात है तो आप देखें कि कोई भी क्लासिकल आर्ट को सीखने में बहुत साल लगते हैं, आसान काम नहीं होता। अब से आप रक्स की बात कर रही हैं ना, मगर आप देखें कि क्लासिकल मौसीकी को भी सीखने में कितने कम लोग सीखते हैं ना, क्योंकि 8-10 साल तो कहीं भी नहीं है। अच्छा, हाँ, इट इज़ लाइक अ वेरी डीप आर्ट फॉर्म, मतलब उसमें इतनी कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, इतना एलैबोरेशन है कि आप जितना उसको सीखते हैं उतना आपको लगता है कि और सीखा जा सकता है। तो एक तो ये है, और फिर ये कि मुश्किल है ना, मतलब आपका इंस्ट्रूमेंट, डांसर का इंस्ट्रूमेंट उसकी बॉडी है, तो अगर वो इंस्ट्रूमेंट आप उसको इन ट्यून नहीं रखते हैं, तो इसका मतलब है यू हैव टू केयर फॉर योर डाइट, यू हैव टू केयर फॉर योर बॉडी, यू हैव टू केयर फॉर योर फिगर, कि स्ट्रॉन्ग भी हो और खूबसूरत भी हो, है ना। मतलब आप सिर्फ दुबले पतले नहीं हो सकते, क्योंकि फिर आप में वो स्टैमिना नहीं होगा और वो एनर्जी नहीं होगी, तो आपकी जिस्म को स्ट्रॉन्ग होना भी तो वो भी डांस सीखने का एक हिस्सा है कि आप अपने, जैसे आप सितार सीखते हैं तो उसको ट्यून करते हैं ना, उसकी तारे अगर ऊपर नीचे हो जाएं तो बेसुरा हो जाता है। इसी तरह से अगर हमारी जिस्म बेसुरा हो जाए तो डांसर तो नहीं रहा ना। फिर आपने बात की कि क्यों इतना काम होता है ना, तो एक तो पेश करने की जो बात है, तो उसमें मुश्किलात कितनी ज़्यादा है। देखिए ऑडिटोरियम्स कितने हैं कराची में, है ही नहीं ना, एक ले दे के एक आध ऑडिटोरियम, फिर वो इतने महंगे हैं, फिर वहाँ पे जगह मिलना, फिर आपको अपने आप को प्रमोट करने के लिए, प्रोजेक्ट करने के लिए आप टिकट्स बेचते हैं या इनवाइट कर, इट्स अ एक्सपेंसिव प्रोसीजर भी होता है ना वो सारा कुछ। तो वो लवाजमात के लिए यहाँ कोई फैसिलिटी नहीं है,
मतलब ये कि कोई आपके पास एजेंट्स नहीं होते कि हाँ वो आपके लिए परफॉर्मेंस फिक्स कर दें, हाँ या आपको प्रमोट करें, तो ये सारी मुश्किलात होती हैं। फिर दूसरी बात ये कि अगर प्रमोट कोई करे भी आपको तो इट्स नॉट इजी टू गेट स्पॉन्सरशिप, राइट, डांसर्स के लिए खास तौर से। देखिए ये थिएटर के लिए मुश्किल है, मगर शीमा जी ऑडियंस तो बहुत देखी है, ऑडियंस बहुत होती है, तो फ्री में आके देखना चाहते हैं। तो अब हम लोग अगर हम बहुत अच्छा होता है, ख्वाहिश हम लोगों की सबकी ये होती है जो परफॉर्मर्स हैं कि हम लाइव म्यूजिशियंस के साथ करें। तो अगर क्योंकि यू नो इट्स एन इंटरैक्शन, डांस जो है वो म्यूजिक और डांसर का इंटरैक्शन है, और अगर लाइव म्यूजिशियंस के साथ होता है तो उसकी बात ही और हो जाती है। मगर लाइव म्यूजिशियंस के साथ का मतलब है कि आपको पूरा ऑर्केस्ट्रा चाहिए, उनके साथ रिहर्सल्स चाहिए, सो वो इमेजिन कीजिए कि कितना महंगा हो जाएगा वो सब कुछ, तो ये मुश्किलात हैं। अच्छा शीमा जी ये बताएं कि वो लोग जो कि क्लासिकल डांस सीखना चाहते हैं, पाकिस्तान में तो ये सब कुछ बहुत मध्यम हो चुका है, लेकिन क्या कोई ऐसा इंस्टीट्यूट, कोई ऐसा इदारा जो कि ये सब कुछ सिखाता हो, या पाकिस्तान में इसकी प्रमोशन के लिए कुछ किया जा रहा हो? देखिए जहाँ तक मुझे मालूम है मैं ही एक हूँ जो कि सिखा रही हूँ, मेरा अपना एक छोटा सा इंस्टीट्यूट है, और जो आप देख रहे थे जैसे ये जो लड़का कर रहा था मोहसिन बाबर उसका नाम है, वो भी मेरा स्टूडेंट है। इस तरह से कई स्टूडेंट्स हैं, कई लोग आते हैं सीखते हैं, बल्कि मैं समझती हूँ कराची में जो भी अगर अभी डांस कर रहा है उसने मुझसे ही सीखा, क्योंकि मैं पिछले 30-35-40 साल से सिखा भी रही हूँ। अच्छा शीमा जी ये जो डांस है, खास किस्म का डांस है कथक, बहुत सारे लोग, अगर एक अननोन बंदा जिसको नहीं पता क्लासिकल के बारे में वो देखता है तो उसको बड़ा डिफिकल्ट सा लगता है कि यार बड़े मुश्किल से स्टेप हैं। तो मैं ये जानना चाहूंगी कि आप खास किस्म की ट्यून पे ये डांस सिखाते हैं या पहले स्टेप वाइज सिखाते हैं और उसके बाद फिर ट्यून सेट करते हैं? देखिए सबसे पहले तो हम सिर्फ एक्सरसाइज करवाते हैं ताकि मसल्स हमारी स्ट्रॉन्ग हो जाए। आपने देखा फुटवर्क है, मूवमेंट्स इस तरह के हैं कि अगर आपकी मसल्स स्ट्रॉन्ग नहीं है तो वो ब्रेक हो सकती है ना, मतलब आप हार्म कर सकते हैं अपने जिस्म को। सो पहले तो हम सिर्फ वो एक्सरसाइजेस करवाते हैं। जब बॉडी ज़रा सी बिल्ड हो जाती है, मसल्स स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, फिर हम स्टेप्स पे आते हैं। स्टेप्स में मतलब है कि आपको ताल भी सीखना है, तो आपका पाँव और आपका जिस्म किसी ताल में मूव करे, सो यू हैव टू लर्न द म्यूजिक एज वेल। तो स्टेप्स डेफिनेटली पहले स्टेप्स सिखाते हैं, उसके बाद वो स्टेप्स जब जोड़ने लगते हैं तो वो एक डांस बनने लगता है। सही। अच्छा शीमा जी अभी भी हम देख रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो डांस को एक बहुत ही मायूब सी चीज समझते हैं और नहीं चाहते कि उनके बच्चे डांस सीखें, जबकि डांस को अगर हम बात करें एज अ परफॉर्मिंग आर्ट या फिर एज एन एक्सरसाइज तो एक बहुत अच्छी एक्टिविटी भी है। तो क्यों, ये क्या वजह है कि लोग जो है बड़ा हिचकिचाते हैं डांसिंग को लेकर? देखिए पहले तो मैं जरा सा ये बात कहना चाहूंगी कि सिर्फ अच्छी एक्टिविटी नहीं है, इट्स अ वेरी यूजफुल एंड फायदामंद, बेनिफिशियल, मतलब फायदामंद है बचपन से। क्योंकि देखिए इसमें क्या है कि हेड एंड बॉडी कोऑर्डिनेशन है, माइंड एंड बॉडी कोऑर्डिनेशन है। आपका दिमाग और आपका जिस्म, जो आपका दिमाग कह रहा है वो जिस्म उसी तरह से मूव करे। तो ये बचपन से बच्चों के लिए दुनिया भर में डांस क्लासेस होती हैं फॉर टू हेल्प इंटीग्रेट द चाइल्ड, मतलब ये कि वो एक बॉडी और माइंड एक होलिस्टिक, हाँ बॉडी माइंड की कोऑर्डिनेशन हो, और फिर एजुकेशन के लिए दिमाग को शार्पन करता है। इसमें क्या सबसे जरूरी चीज है? फोकस और कंसंट्रेशन, मतलब एंड मैथमेटिक्स, क्योंकि जो ताल है और ताल का जो डिवीजन है वो मैथमेटिकल है, तो ये सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। और फिर मेमोरी, तो इट इज अ मतलब जिसे कह रहे हैं पूरा एक बाकायदा एक सब्जेक्ट है। और मैं समझती हूँ एजुकेशन तालीम के लिए और इमोशनल और इंटेलेक्चुअल और फिजिकल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ये हुआ है कि लोगों का ख्याल है कि ये हमारे मजहब के खिलाफ हो जाता है। हालांकि आप देखें कि कहीं भी कुरान में
एक टेक्स्ट नहीं है जो अच्छा, ये सीमा कहता तिवारी, है। हम आपसे ये जानना चाहेंगे, मजीद आप बात कर रही हैं कि डांस के हवाले से, तो मैं ये जानना चाह रही थी कि पाकिस्तान में हम देखते हैं कि काफ़ी मुश्किल तरीन इस डांस को जो है वो समझा जाता है कि कितने मुश्किल स्टेप हैं, अभी आप खुद बता रही हैं। कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि आप कोई डांस स्टेप कर रही हैं और कोई आपसे कुछ मिस हो गया और फिर आपने उसको कैसे हैंडल किया? मैं ये कहना चाह रही थी कि जो हमारे बुजुर्ग रहे हैं, जैसे अमीर खुसरो हैं, मौलाना रूमी हैं, सिंध में शाह अब्दुल लतीफ भिटाई, ये लोग खुद रक्स किया करते थे। तो डांस एक तरह की, जी बिल्कुल, एक तरह की आप अपने आप को यूनाइट कर रहे हैं नेचर के साथ। आपका कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ हो कि आप कुछ भूल गए और आपने उसको मैनेज कर लिया हो, लेकिन जो ऑडियंस है उसको नहीं पता हो? हाँ, इस तरह से तो बहुत हर परफॉर्मर अच्छा। के लिए ये होता है। मतलब आप एक्टर से भी बात कर लें तो कभी ये होता है कि वो ब्लैंक हो जाता है, हाँ। लाइन जो कहने की है वो दिमाग से निकल जाती है, मगर क्योंकि आप प्रेजेंट होते हैं पूरी तौर से उस सीन में, उस रोल में, उस किरदार में, तो आप उस चीज़ को ओवरकम कर लेते हैं, कुछ और कह के वापस ले आते हैं। सीमा जी, आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि मैं जानना इसलिए भी चाहती हूँ क्योंकि आप अकेली इस वक्त हमें दिखाई देती हैं सब में, और आप बता रही हैं जैसे कि 40 साल हो गए हैं आप ये कर रही हैं, खुद ही सिखा भी रही हैं और खुद कर भी रही हैं, लड़ भी रही हैं इस माशरे से जो कि इसके अगेंस्ट काफी बड़ा मतलब एक आप देख सकती हैं कि मुश्किलात हैं। तो कितनी मुश्किलात से गुजर के आपने इसको यहाँ तक खींचा है और इतनी मुखालफत कैसे सह ली आपने? क्योंकि मुझे अपने अंदर यकीन था कि ये बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सही, बहुत ही सच्चा आर्ट है। अगर इंसान को अपने अंदर यकीन हो कि जो चीज मैं कर रही हूँ वो सच्ची है। टाइम जो है वो बहुत कम है, तो रिवाइवल कैसे करें? कोई देखिए, रिवाइवल इसी तरह से कर सकते हैं कि मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे सिखा रही हूँ, आई नीड सपोर्ट, आई नीड पीपल सपोर्ट, आई नीड सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट, आई नीड सपोर्ट फ्रॉम द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, फ्रॉम द मीडिया, एवरीवेयर, कि भाई क्योंकि आप देखें कि जहाँ भी अभी कराची में जो भी स्टूडेंट्स निकले हैं, जो यंग लोग निकले, वो सब सीख के मुझसे निकले। तो अगर हम लोगों को सपोर्ट मिलती है कि हमने जो इंस्टीट्यूट बनाया उसको रन करने के लिए हमको सपोर्ट मिलती है, तो एक जगह बन जाएगी, एक इंस्टीट्यूशन हो जाएगा जहाँ पे लोग सीखते रहें, रिहर्स करते रहें और क्रिएट करते रहें, क्योंकि क्रिएट करना भी जरूरी है, बिकॉज वी हैव टू क्रिएट व्हाट वी कैन कॉल ट्रू पाकिस्तानी क्लासिकल डांस। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ कथक डांसर शीमा किरमानी थी और जो यही कह रही थी कि क्रिएट करना चाहिए और मौसीकी को जो है वो जिस्म की जबान भी कहा जाता है, क्यों? बिल्कुल जनाब, रक्स को रूह की जबान कहा जाता है और एक डांसर के लिए डांस अपने ख्यालात और एहसासात के इजहार का जरिया भी होता है। ऐसे ही एक डांसर मोहसिन बाबर भी रक्स करके अपनी रूह को जबान और अपने एहसासात को जबान देते हैं। इनसे सुनते हैं इनकी कहानी। डांस का मकसद जो है बामकसद बॉडी का हरकत करना, बामकसद डांस ही है। डांस वो नहीं है आप गर्दन नहीं है। डांस का हम मकसद ये कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, डांस ही है। बामकसद आपकी बॉडी हरकत कर रही है, दिस इज डांस, और बेमकसद कर रही है वो डांस नहीं है। तो डांस ये चीज़ है। तो बामकसद तो बहुत सारी चीज़ें होती है ना, इंसान सौदा लेने जाता है, भाई क्या भाव दिया है, ये तो डांस है। और डांस कुछ भी नहीं है, कोई डांस ऊपर से नहीं उतरा, डांस बहुत सिंपल सी चीज़ है, हर इंसान डांस करता है, कुल कायनात डांस में। स्टार्ट किया था मैं 1998 के अंदर, जब मैंने डांस सीखना शुरू किया, और क्योंकि मेरा ताल्लुक एक मिडिल क्लास फैमिली से, तो वहाँ पर डांस को आई थिंक अच्छा नहीं समझा जाता, और ख़ासकर जब घुंघरू बांध के नाचना, तो बहुत सारी मुश्किलात थी जो सामने आती थी। उसमें सबसे बड़ी मुश्किल तो ये होती थी कि क्योंकि मेरे घर में कोई ऐसी जगह नहीं थी जहाँ पे मैं अपनी रियाजत कर सकूँ, तो और रियाजत का टाइम जो होता है वो सुबह का होता है, तो मैं रियाज करने के लिए अपने घर से बाहर निकल जाता था सुबह के टाइम उठ के, कोई 4 साढ़े 4 बजे, और बाहर गली के अंदर मैं अपनी रियाजत कर रहा होता था, जिस पे सुबह कुछ टाइम बाद कई लोगों ने मेरे घर पर शिकायत की कि तुम्हारा बेटा जो है वो पागल हो गया है, वो रातों को गलियों में जो है वो नाचता फिरता है और डांस करता फिरता है। और बहुत सारी चीज़ें आती थी सामने, गली से गुजर रहा हूँ, पीछे से आवाज़ें आती थी अजीब अजीब सी, बिकॉज मैं डांसर हूँ, तो पीछे से बहुत सारी होर्डिंग्स होती थी कि जी
फलाना जा रहा है, ढिमागा जा रहा है, ये जा रहा है, वो जा रहा है, क्योंकि उस टाइम सोच जो थी वो, और आज भी है, ऊपर जाने की। जब इंसान डांस कर रहा होता है तो वो किसी और जगह होता है, लोग कहीं और होती है। डांस तो बड़े लोगों ने किया, बाबा बुल्ले शाह ने किया, बाबा अमीर खुसरो ने किया, मौलाना रूमी ने किया। इश्क नचाया करके थैया थैया, तो इश्क नचाया कैसे नचाया? इश्क ऐसे तो नहीं नचाया, तो हम भी इश्क में नाचते। हर किसी का अपना इश्क है, मेरा इश्क मेरे गुरु हैं। पाकिस्तान में सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमारे आर्ट को किसी किस्म का कोई फंडिंग नहीं है, किसी किस्म की कोई इंस्टीट्यूट नहीं है। यहाँ पर सिर्फ एक जगह रह गई है पूरे कराची के अंदर, और वो है शीमा जी का घर। बड़ी सिंपल सी चीज़ है कि लोग समझते हैं कि डांस नहीं हो रहा, हम डांस नहीं कर रहे, ये डांस कर रहा, बाबा डांस करता है, मैं डांस नहीं करता। नहीं, ऐसा नहीं है। आप जो कुछ करते हो वो डांस करते हो। डांस ऊपर से नहीं आया, डांस क्रिएट हुआ है, डांस को बनाया गया है। एक्चुअल लव जो है नाच, नाच के 3 वर्ड हैं, नून अलिफ और छे, निरत अंग और चाल। ये तीनों चीज़ें इंसान के अंदर है, तो डांस ये चीज़ है। और इनकी कहानी हमने सुनी किस तरह से डांस करते हैं, और लोग जो हैं वो बड़ी ज़बानें कसते हैं, लेकिन वो अपने काम में लगन से चले जा रहे हैं। खैर, यहाँ पर हम एक ताज़ा खबर आपको अपडेट करेंगे ब्रिस्बेन टेस्ट के हवाले से। और ये खबर कुछ अफसोसनाक खबर है मेरे लिए और हर पाकिस्तानी शायकीन के लिए कि ब्रिस्बेन टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को शिकस्त दे दी है। कौमी क्रिकेट टीम मैच तो ना जीत सकी, लेकिन दिल जरूर जीत लिए हैं। बिल्कुल, पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तारीख का सबसे बड़ा हदफ तो हासिल ना कर सका, लेकिन टेस्ट की चौथी इनिंग्स में अपना सबसे बड़ा स्कोर बना दिया। पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया के हाथों पहले टेस्ट में सिर्फ 39 रन से शिकस्त हुई। असद शफीक ने तो 137 रन की उम्दा इनिंग्स भी खेली, और वाकई में पाकिस्तानियों के दिल जो है वो जीत लिए। बड़ी ही बहुत ही टफ टाइम दिया इस वक्त, इसीलिए तो हम कहते हैं कि तुम जीतो या हारो, सुनो हमें तुमसे प्यार है। बिल्कुल जनाब, यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, जिसके बाद मिलेंगे। खुद भी डांस करते और दूसरों को भी सिखाते। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग। आज और अब कुछ बात कर लेते हैं जनाब खाने पीने की। आज बड़ी मजेदार सी रेसिपी बन रही है जो कि मेरी फेवरेट भी है, एंड इट्स प्रॉन्स सैलेड। मेरे फेवरेट भी है सैलेड। तो टाइम जाया किए बगैर चल के रैपिड रेसिपी देखते हैं। लेट्स सी क्या है।
देखने में कितना डिलीशियस लग रहा है। और अनम, हम अब ये करेंगे कि ये प्रॉन्स आप खाएगा और सैलेड में, और हुमैर और आसिफ भाई को हम ये नहीं देंगे आज। बिल्कुल, और इसलिए नहीं देंगे क्योंकि जब हम लोग एक्सपो गए थे इस वीकेंड पे तो इन लोगों ने हमें बिरयानी नहीं खिलाई थी। हाँ। और बड़े ही मजेदार से इंटरनेशनल जो बुक फेयर फेस्टिवल था कराची में लगा हुआ था, और वीकेंड हमने अपना वहीं पे स्पेंड किया। क्या क्या किया आइए आपको भी दिखाते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आपको बताएं कि यहाँ पर 12th इंटरनेशनल बुक फेयर फेस्टिवल लगाया गया है और मैं तो यहाँ पे आई हूँ, मेरी को एंकर सबा भी हमारे साथ हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि गुड मॉर्निंग आज की पूरी टीम मेरे साथ यहाँ पर आई है और सब बहुत एक्साइटेड थे। तो आज जनाब देखते हैं, हम स्टॉल्स पे जाते हैं और बात करेंगे बुक जो सेलर है उनसे भी, और जानेंगे कि कौन कौन सी किताबें जो है वो लोग ज्यादा खरीद रहे हैं। तो जनाब फाइनली हम एक स्टॉल पे आ चुके हैं और यहाँ पर एक चीज जो मैं नोटिस कर रही हूँ वो ये कि यहाँ स्टॉल्स तो बहुत ज्यादा लगे हुए हैं लेकिन लोग इतने ज्यादा नहीं हैं। तो हमारे साथ ये जो शॉपकीपर है इनसे भी जानते हैं, बुक सेलर जो है इनसे जानते हैं कि क्या वजह है लोग जो है वो यहाँ पर इतने ज्यादा दिखाई नहीं दे रहे। देखिए जी, अब किताब पढ़ने का रुझान तकरीबन खत्म होता जा रहा है। अच्छा। लोगों के पास टाइम नहीं है, प्रिंट मीडिया है, लोग मोबाइल पे लगे रहते हैं, फेसबुक है, इंटरनेट है, बुक्स कुछ नेट पे आ गई है, उस वजह से भी ये रुझान कम होता जा रहा है। अच्छा जनाब, ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बुक इस वक्त मेरे सामने है, अलीपुर का एलिस का नाम है और ये मैंने बुक खोली है। अभी इससे पहले भी मैं यहाँ पे जब चक्कर लगा रही थी तो मैंने इसका पहला पेज खोला और पहला इसमें बात जो लिखी हुई है वो ये है कि मेरा मशवरा है कि आप ये किताब ना पढ़ें। आप देख सकते हैं इसके अंदर यही लिखी हुई है। तो मुझे बड़ा इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है कि ये किताब ऐसा क्या है इसमें जिसको पढ़ने से ही मना कर दिया गया है। और जहां तक मुझे लगता है मुमताज मुफ्ती की बायोग्राफी है। हम आपसे जरूर बुक खरीदते हैं लेकिन जानते हैं कि इस वक्त हमारी जो दूसरी को एंकर हैं वो कहां पर हैं और कौन से स्टॉल पर हैं और क्या देख रही हैं, उनके जानिब बढ़ते हैं। जी सबा। थैंक यू अनम, और आपकी बातें मैंने सुनी तो मुझे भी बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हो रही है कि क्या है आज यहाँ पर स्टॉल्स में। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ वाइडीज पब्लिशिंग टर्की कॉर्नर पे और हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है एक और पार्टिसिपेंट और इनसे जानते हैं और पूछते हैं कि कैसा फीडबैक आ रहा है कराची में जब भी इस तरह का बुक फेयर होता है, स्पेशली एक्सपो सेंटर में, तो किस तरह का फीडबैक होता है। सबसे पहले तो अपना नाम बताएं। मेरा नाम अनम फातिमा है और बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो आए यूनिवर्सिटीज लेवल के, फ्रॉम 1 क्लास टू मैट्रिक, और बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। और जो है अवेयरनेस बहुत मिलती है स्टूडेंट्स को, क्योंकि बच्चे जो हैं वो ज़्यादातर फेसबुकिंग और उस पर व्हाट्सएप वगैरह पे ज़्यादा इंटरेस्ट लेने लगे। लेकिन जो बात है बुक्स की, जो रीडिंग की बात होती है वो हमेशा याद रहती है। मैं जो हूँ सोच रही थी कि आप मेरे साथ आए और मुझे कुछ बुक्स के बारे में पता करना है आपसे। इन बुक्स के बारे में, इतनी कलरफुल सी ये बुक्स हैं। ये टर्किश कॉर्नर है पूरा, ठीक है, तो ये ट्रांसलेट की हुई है इंग्लिश में? यस, इट्स ट्रांसलेटेड फ्रॉम टर्की टू इंग्लिश। ये जो है वो शॉर्ट स्टोरीज हैं। अरे वाह, शॉर्ट स्टोरीज। देखिए, अच्छा ये बताएं कि सबसे ज्यादा जो बुक आपके पास से इस कॉर्नर से सेल हो रही है जी, कौन सी बुक है? डिक्शनरी जा रही है, शॉर्ट स्टोरीज या फिर इस तरह की स्टोरीज? वैसे तो ये हम लोगों का फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट हो रहा है, तो इट्स नॉट सेलिंग, एक्चुअली इट्स जस्ट फॉर द डिस्प्ले एंड अवेयरनेस। और हमारे साथ मौजूद है हमारी एक और को एंकर, को होस्ट हमारी अस्मा नवाज, जो कौन से बुक कॉर्नर पे हैं। चलते हैं, देखते हैं क्या कर रहे हैं। शुक्रिया सबा कि आपने इतनी अच्छी अच्छी किताबों से हमें मिलवाया। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ तवक्कुल एकेडमी स्टॉल पर और मेरी नज़र एक किताब पे पड़ी और मैं रुकने पे मजबूर होगी, और ये किताब है माहे तमाम पर। मेरी तरह शेर व शायरी से जो लगाव रखते हैं वो ज़रूर इस स्टॉल पे आएंगे और ख़रीदेंगे बहुत सी किताबों को। और अंकल से भी बात करते हैं कि आज के इस दौर में क्या लोग भी दिलचस्पी रखते हैं शेर व शायरी में और आते हैं स्टॉल पे, कैसा आपने पाया? बिल्कुल, देखिए शेर व शायरी इंसान की ज़रूरत है और जो भी साहब ज़ौक़ होगा इसके बगैर नहीं होगा। इसी तरह मैं और भी बहुत सी अच्छी किताबें देख रही हूँ जिसमें मुझे फैज़ अहमद फैज़ का भी कलाम नज़र आ रहा है। इस तरह इस्लामी कुतब भी यहाँ मौजूद हैं, बहुत क़ससुल अंबिया हैं और अहादीस हैं, अल्लाह के वली हैं। बहुत अच्छी वैरायटी है बच्चों के हवाले से, बुजुर्गों के हवाले से, इस्लामी कुतब, शेर व शायरी, जिस तरह की किताब आप चाहें यहाँ पे आएँ और उसको खरीदें।
हमारा तो वीकेंड जनाब बहुत अच्छा गुजरा था और आज लास्ट डे है तो जल्दी जल्दी जाइए और अपनी पसंद की तमाम तर किताबें जो हैं वो आप जल्दी से खरीद लें। बहुत ज्यादा एंजॉय किया मैंने, अनम ने और हमारी पूरी टीम ने, और आप भी वहां पर जा सकते हैं और चेकआउट कर सकते हैं तमाम बुक्स को। अच्छा, वैसे तो डांस करना बहुत ही मुश्किल है लेकिन इसे बहुत आसान भी बनाया जा सकता है। बिल्कुल, अगर प्रॉपर किसी कोरियोग्राफर की सुपरविजन में आप डांस करेंगे तो फिर आप डांस सीख भी सकते हैं। बिल्कुल। गुड मॉर्निंग आज की टीम ने ऐसे ही एक कोरियोग्राफर से मुलाकात की है और मालूम किया कि डांस सीखना और डांस करना कितना मुश्किल है। उन्होंने क्या जवाब दिया, आइए देखते हैं। डांस जो है वो जिंदगी है, वो फिल्मों की हद तक महदूद नहीं है, वो ड्रामों की हद तक महदूद नहीं है, वो स्टेज की हद तक महदूद नहीं है, किसी शख्स की वो जिंदगी भी है। कुछ लोग अपने आप को हैप्पी रखने के लिए डांस करते हैं, खुश रखने के लिए, उनको ये नहीं होता कि मैं अच्छा कर रहा हूँ या बुरा कर रहा हूँ, उनको अच्छा लगता है, अंदर से अच्छा लगता है। कुछ लोग हैं ऐसे, मैं जानता हूँ, मेरी क्लासेस में कुछ लोग आते हैं, वो बाकायदा नमाजी परहेजी हैं, लेकिन डांस बस उनको पसंद है और वो किसी के लिए डांस नहीं करती, ना उनको फिल्म करनी है, ना ड्रामा करना है, ना कुछ करना है, उनको बस अच्छा लगता है अपना। ये बात बिल्कुल सच है कि डांस को यहाँ अच्छा नहीं समझा जाता और इसी तरीके से मेरी फैमिली में भी इसको बिल्कुल मतलब अच्छा नहीं समझा जाता था और बहुत सख्ती से मना था। फिर अम्मी को जब पता चला तो अम्मी बहुत नाराज़ हुई, काफ़ी सारी चीज़ें हुई, मुश्किलात तो बहुत फेस की। घर वाले जब आपको इजाज़त नहीं देते तो आप कैसे कर सकते हैं। तो मैं छोटा सा था, इस वजह से मेरे घर वालों ने दे दी मुझे इजाज़त। पैसों से मुझे कोई लालच नहीं था कि मुझे पैसे कमाने, ये है बस शौक़ था। मैं समझता हूँ डांस बहुत अच्छी चीज़ है मेरी नज़र में, अब पहले शायद नहीं थी। तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता तब्दील होता गया एज अ प्रोफेशनली। फिर हमने लक्स स्टाइल अवार्ड किया, खुद भी परफॉर्म किया। अब ट्रेंड थोड़ा चेंज हो गया है, फिल्में बन रही हैं, अब तो बाकायदा बहुत से एक्टर हैं जो कि बाकायदा क्लास लेने की बात करते हैं, जो सीख रहे हैं, जो करना चाहते हैं। हर चीज़ का अपना एक मज़ा है, भले वो सालसा हो, वो जैज़ हो, वो कंटेम्प्रेरी हो, वो क्लासिकल हो, वो हिप हॉप हो, वो बॉलीवुड हो, कुछ भी हो, वो भंगड़ा हो, वो लेवा हो, अपनी जगह बहुत हैसियत रखती हैं वो परफॉर्मेंस है और हर किसी की फॉर्म डिफरेंट है और डिफरेंट मज़ा है। लेकिन एज अ परफॉर्मर आपको मज़ा आता है, बस मुझे तो मज़ा आता है, मैं एंजॉय करता हूँ और मुझे बहुत मज़ा आता है एज अ परफॉर्मर। एक तरीके से अगर देखा जाए तो ये एक्सरसाइज भी है, अगर आप कुछ ना करें तो आपकी फिटनेस रहती है, क्योंकि डांस कोई बहुत मुश्किल काम है। और अगर आप अवार्ड में देखते हैं या फिल्म में देखते हैं कुछ भी, उसके ऊपर बहुत मेहनत होती है उसके पीछे। ऐसा नहीं है कि वो आए और कर दिया हमारी नज़रों के सामने से तो वो यूँ गुजर जाता है, लेकिन उसके पीछे बहुत मेहनत होती है, बहुत क्रू होता है, बहुत रिहर्सल्स होती हैं। पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में कहूँगा कि एज अ कोरियोग्राफर इतना लोग नहीं लेते थे, ना लोग उनको जानते थे। हर शख्स को मैं देख रहा हूँ कि वो डांस के ऊपर आ रहा है, मतलब शायद उसको डांस पसंद है या नहीं है, क्योंकि उसने काम करना है, उसने फिल्म में काम करना है, क्योंकि फिल्मों में गाने होते हैं, इंटरटेनमेंट होती है, फिल्म जो है वो इंटरटेनमेंट है। तो अब लोग बाकायदा क्लासेस ले रहे हैं, सीख रहे हैं। यहाँ पे भी आपकी सोच होगी, मतलब ऐसे ऐसे परफॉर्मर हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं जो कि इतना ख़तरनाक परफॉर्म करते हैं कि आप उनको देखें ऐसा लगेगा नहीं कि पाकिस्तानी है। और एक्टर भी अब एज अ रिस्पेक्ट करने लगे हैं बड़े इज्जत से, अदब से, और उनको भी पता है कि यार हाँ हमें मेहनत करनी है। जिस तरह मैं बोलता आया हूँ कि एक्टर्स जो हैं वो अब बाकायदा क्लासेस ले रहे हैं, कुछ घरों पे ले रहे हैं, कुछ वहाँ पे आके ले रहे हैं। तो है इन फ्यूचर तो एज अ कोरियोग्राफर का यहाँ पे है। ओके जी, डांस के हवाले से आज हमारी थीम थी और उसी मुतालिक हम बात कर रहे थे। और अब हम सेशन पे आ गए हैं चमकते सितारे वाले। बिल्कुल, और इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है पाकिस्तान का चमकता सितारा मलाइका नूर। वैसे तो मलाइका बहुत प्यारी सी हैं और ये डांस भी बहुत अच्छा करती हैं। आइए इनसे बात करते हैं। 12 इयर्स की मलाइका, छोटी सी, कैसी हैं आप? ठीक, आप सुनाए कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। तो मलाइका, अभी मैं ब्रेक कितना जबरदस्त डांस करी थी, और वो भी जस्टिन बीबर के गाने पे, जो रिदम पे रिदम आती है, फौरन एक्ट करना होता है इसके अंदर। तो क्या तो सारे इंग्लिश गानों पे परफॉर्म करती हैं या कुछ उर्दू गानों पे भी करती हैं? मैं हर टाइप का डांस कर लेती हूँ। हर टाइप का डांस कर लेती हैं? आपकी एज कितनी है और कब से सीख रही हैं आप डांस? मैं 12 इयर्स की हूँ। जब मैं 2 इयर्स की थी मुझे तब से शौक चढ़ा हुआ डांस का। अच्छा, किससे इंस्पायर हुई थी, किसको चढ़ गया था आपको?
मैं वैसे ही अब कजन की शादी थी तो उसमें मैंने कर लिया था, सबने बहुत तारीफ की थी, मुझे तब से शौक चढ़ा। कितने इयर्स की थी जब पहली दफा आपने डांस किया? 2 इयर्स की थी। 2 इयर्स की थी? कैसे डांस कर सकते 2 इयर्स की थी। ओह अच्छा अच्छा, तो तब से आप कर रही है रेगुलर और अब मतलब अब बहुत ज्यादा अच्छा करने लगी। अच्छा तो सबसे अच्छा डांस आने पे करती है? सबसे अच्छा डांस तो मैं बॉलीवुड पे करती हूँ और इंग्लिश सॉन्ग्स भी करती हूँ। इंग्लिश सॉन्ग्स पे। अच्छा मलाइका, ये बताएं कि आपने ये डांस वैसे तो किसी से नहीं सीखा, लेकिन कोई कंपटीशन वगैरह में गई आप? हाँ, मैंने अभी लिया था कंपटीशन में हिस्सा, जब हुआ था फिल्म आई थी एक, उसमें मैंने किया था शकरवंडा पे। अरे वाह, विनर की थी मैं, विनर थी उसकी। वाह, वो तो गाना भी बहुत जबरदस्त है ना, है ना? ये मलाइका हमारे साथ एक छोटी सी इस वक्त बैठी है, एक डांसर है, बहुत अच्छा डांस करती है। हमने इनका ऑफ स्क्रीन डांस भी देखा था, आपको क्लिप दिखा दी, लेकिन टाइम क्योंकि शॉर्ट है इसलिए हम इनका डांस आपको लाइव नहीं दिखा सकते, पर मेरा ख्याल है कि जो देखा आपने भी एंजॉय किया होगा। बिल्कुल। और गुड मॉर्निंग, आज से फिलहाल इतना ही। आज के शो के बारे में आप फीडबैक दे सकते हैं और आप भी इस सीट पर आना चाहें तो हमें अपनी कहानी बताएं हमारे सोशल मीडिया साइट पर। बिल्कुल, आप फेसबुक पर अपना फीडबैक देते रहें। एंड थैंक यू सो मच उन तमाम लोगों के लिए जो हमें अपना प्यारा सा फीडबैक देते हैं, और अपने कोई भी सजेशन है तो वो भी आप हमें दे सकते हैं। इसी के साथ ये शो जो है वो खत्म होता है। इंशाल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी, सेम टाइम सेम चैनल। टिल देन देखते रहिए गुड मॉर्निंग आज।